सैयद मोहम्मद इलियास नाम है मेरा। बाय प्रोफेशन में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ या फिज़ियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं, और यहाँ इस इदारे का पैराप्लीजिक सेंटर का चीफ़ एग्जीक्यूटिव। पैराप्लीजिक सेंटर पेशावर एक बहुत ज़्यादा यूनिक इदारा है, और ये लेट 70s में इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो यहाँ पे अफ़गान रशिया वार की वजह से पेशावर में बहुत सारी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मौजूद थी, उनका एक बहुत बड़ा अस्पताल था। तो उनके पास जब पहले अफ़गानिस्तान से वॉर इंजर्ड लोग आए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ, और उन्होंने उनकी इनिशियल ट्रीटमेंट की, तो बाद में उनको अंदाज़ा हुआ कि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान भर में कराची टू चथराल कोई ऐसा इदारा और मौजूद नहीं है। उन्होंने वैसे तो इंडिया और पूरे साउथ एशिया को टटोला, और पता चला कि पूरे साउथ एशिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन का कोई इदारा मौजूद नहीं है। और यही वजह थी कि वो इस बात पे मजबूर थे कि वो पेशावर में जो कि यूँ समझे कि एक बेस था कि वो यहाँ पर एक इस तरह का इदारा कायम करे जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से मुतासरा लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन हो, और लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते हुए एक बाइज़्ज़त और प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारे। तो 1984 में ये 100 बेड का इदारा बना, और 80s ही में ये इदारा पूरे थर्ड वर्ल्ड के लिए एक मॉडल इदारा बना। और यही वजह है कि इंडिया, जॉर्जिया, सीरिया, फ़िलिपीन और इवन पाकिस्तान आर्मी ने इसको कॉपी किया, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पे इन सारे मुल्कों में भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन का इदारा मौजूद नहीं था। पैराप्लीजिक्स हर उस शख्स को कहते हैं जो दर्द के नीचे से माजूर हो, लेकिन चूंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी गर्दन के लेवल पे भी होती है, और गर्दन जिन लोगों की कटती है या टूटती है तो उसके नीचे से वो माजूर हो जाते हैं। इसका मतलब है उनके हाथ भी शल हो जाते हैं। तो जिन लोगों के हाथ भी शल होते हैं उनको क्वाड्रिप्लीजिक कहते हैं, कि वो चारों शानों चित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्वाड्रिप्लीजिक कहते हैं। तो पैराप्लीजिक सेंटर में हम सिर्फ पैराप्लीजिक्स नहीं बल्कि क्वाड्रिप्लीजिक्स को भी ट्रीट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, और 25% हमारे जो मरीज़, जो 75% हमारे मरीज़ होते हैं वो पैराप्लीजिक्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है एक इंसान को, तो उसी लम्हे, उसी सेकंड या स्प्लिट सेकंड में उनके 4 मसाइल उनके उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। एक ये है कि उस लेवल के नीचे वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं, कोई हरकत नहीं रहती उनकी बॉडी में। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है जिसके बाद में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो ये कि उनकी सेंसेशंस उस लेवल के नीचे ख़त्म हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता है, अपने उस लेवल के नीचे का जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। तीसरा काम ये कि वो डबल इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं, यानी कि बाउल और ब्लैडर या पेशाब और पखाने पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है, और वो जिनसी लिहाज से भी माजूर हो जाते हैं। ये काम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते ही हो जाते हैं। असल इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है, और वो ये है कि लोग आमतौर से अस्पतालों में चले जाते हैं, एक्यूट केयर उनकी हो जाती है, स्पाइन स्टेबलाइजेशन हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, स्पाइन स्टेबल हो जाती है और मरीज़ स्टेबल होता है। उसके बाद मरीज़ खाना खा सकता है, बातें कर सकता है, अदरवाइज़ नॉर्मल इंसान लग रहा होता है, लेकिन उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा होता है। ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, और उसके नतीजे में उनको अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो आम तौर से जब उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होती है तो वो बेड बाउंड हो जाते हैं, और जब बेड बाउंड हो जाते हैं तो विद इन डेज़ उनको प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अस्पतालों में नर्सों की और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होती है। ये मेहनत उनके साथ नहीं की जाती है कि उनके ये समझाया जाए कि वो हर 2 घंटे बाद करवट ले, और अगर वो बैठे हुए हैं तो हर 10 मिनट बाद वो अपना प्रेशर को रिलीव करे। ये 2-3 बातें अगर उनको इब्तदाई तौर पर समझा दी जाएँ और उनको सही मानों में ट्रेनिंग दे दी जाए तो ज़िंदगी भर उनको फिर प्रेशर सोर नहीं बनेंगे, और वो हजीमत उनको नहीं उठानी पड़ेगी, वो तकलीफ़ और वो करबनाक ज़िंदगी। उसकी वजह से न सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है बल्कि उनके ख़ानदान की भी ज़िंदगी। और नो मैटर कितना भी कोई किसी को प्यारा है, जब वो ज़िंदगी भर माजूर हो जाता है, वो जब ज़िंदगी भर उनके ऊपर बोझ बन जाता है, तो यू कैन इमेजिन कि वो किन हालात से गुजर रहे होते हैं।
पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। उनको न सिर्फ ये कि कॉम्प्रिहेंसिवली रिहेबिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, बल्कि उनके साथ एक एबल बॉडीड एक जो उनके रिश्तेदारों में से कोई उनको बाकायदा एडमिट करते हैं, उनको खाना भी देते हैं। 2 बंदों का, एक मरीज़ और एक अटेंडेंट को खाना भी देते हैं, उनको रिहाइश भी देते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, ज़्यादातर तालीम याफ्ता नहीं होते हैं या कम तालीम याफ्ता होते हैं, और अटेंडेंट उनसे भी शायद ज़्यादा कम तालीम याफ्ता होते हैं। लेकिन हम उनको इतना ट्रेन करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो मरीज़ को कैथीटर डाल सकते हैं, वो मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, वो उनको एक्सरसाइज छोटे मोटे करवा सकते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों की, और अब हमने तो पोलियो और क्लब फुट को भी शामिल कर लिया है। पैराप्लेजिक सेंटर वो वाहिद इदारा है जहाँ पर क्लब फुट होम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस हमने बनाया है। हमारे पास न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि पंजाब और दूर दराज इलाकों से भी दूसरी सूबों के बच्चे भी आते हैं। क्लब फुट या वो बच्चे जो टेढ़े पाँव के साथ पैदा होते हैं, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टिलीप्स इक्वाइनोवायरस भी कहते हैं। ये एक ऐसी एब्नॉर्मेलिटी है जो कि कंजेनिटल या पैदाइशी तौर पर होती है। पूरी दुनिया में बच्चे क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं, जो कि 1 पर 1000 है। रीसेंट जो फिगर आई है ग्लोबल क्लब फुट इनिशिएटिव की तरफ से कि पूरी दुनिया में 1,75,000 बच्चे हर साल क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं, और उसमें जो है 1,57,000 डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज़ में पैदा होते हैं। जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चों की अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं होती है किसी डेडिकेटेड सर्विस की तरफ, पाकिस्तान में खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह पैराप्लेजिक सेंटर में ये फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें सारी सर्विसेज 100% फ्री है। क्लब फुट का तरीका इलाज क्या है? बहुत आसान है। पूरी दुनिया में एक मेथड है और वो रिसर्च बेस्ड है, जिसको पॉन्सिटी मेथड कहते हैं। उसमें इनिशियली 4 से 6 कास्ट होती है बच्चे की। जब उसकी पाँव सीधा हो जाते हैं उसके बाद उसकी छोटी सी सर्जरी होती है जिसको टिनाटमी कहते हैं। उसके बाद उसको एक ख़ास किस्म की शूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको डेनस ब्राउन शूज़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूसली जो है बच्चा उसको 24 आवर पहनता है, तो उसके साथ बच्चा बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है, और वो ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि ये बच्चे के पाँव कभी टेढ़े थे या उसको कोई डिसेबिलिटी थी। मेरा नाम फजल करीम है और मैं मर्दान का रहने वाले हूँ। इस बच्ची का नाम भी रुमैसा है, और ये इसका पाँव शुरू से टेढ़े थे, पैदाइश से दोनों पाँव टेढ़े थे। तो मैं इलाज के लिए वहाँ पे घूमा फिरा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ पे ये सोशल मीडिया पे मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है, और इसके पहले जो प्लास्टर लगा रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा इसका सर्जरी हुआ यानी कि ऑपरेशन, और उसके बाद ये शूज़ मिले हैं। इसके पाँव भी बिल्कुल सीधे। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आने जाने का किराया भी देते हैं और खाने के टाइम पे खाना भी देते हैं। व्हीलचेयर पूरी आर्ट्स और साइंस है, और व्हीलचेयर की सिर्फ सीटिंग है, सिर्फ जहाँ पे बैठते हैं, बैठने की जगह है, सिर्फ उसमें लोग PhDs कर रहे हैं। व्हीलचेयर के बाकायदा आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोफेशनल्स होते हैं रिहैब सेंटर्स में, और वो जानते हैं कि कौन सा व्हीलचेयर किसको चाहिए, अप्रोप्रिएट व्हीलचेयर क्या है। WHO ने बाकायदा इसके लिए 8 मुख्तलिफ स्टेप्स बनाए हुए हैं, जो कि आम तौर से पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होते हैं। ये वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जहाँ पे न सिर्फ ये कि व्हीलचेयर बनती है, हम कस्टम मेड मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक व्हीलचेयर बनाते हैं, उसके अंदर उनके लिए अल्ट्रेशंस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक। और व्हीलचेयर सिर्फ फिर देने का नाम नहीं है, सिर्फ व्हीलचेयर एक मशीन का नाम नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग का भी नाम है कि अगर आप किसी को अप्रोप्रिएट व्हीलचेयर देंगे तो वो उसमें एम्पावर होगा, वो उससे फ़ायदा उठाएगा, वो उसमें अच्छा लगेगा, उसको मज़ा आएगा, वो जो है ना उसको यूज़ करेगा और उससे फ़ायदा उठाएगा।
आप अप्रोप्रिएट व्हीलचेयर बना के दे भी दें किसी को, तो आप अगर आप उनको ट्रेन ना करें तो वो व्हीलचेयर ही में बेटर रहेगा, व्हीलचेयर से ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। व्हील सरफेस टू सरफेस, बेड टू व्हीलचेयर, व्हीलचेयर टू टॉयलेट सीट, व्हीलचेयर टू कार, ज़मीन अगर गिर जाए किसी वजह से या अगर वो ज़मीन पे बैठना पड़े किसी वजह से उनको, तो वापस कैसे फिर ख़ुद कैसे व्हीलचेयर में आए, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है जो कि सिखाना पड़ता है। व्हीलचेयर को एक चमन में, एक लान में कैसे चलाएं, व्हीलचेयर को आप रेत के ऊपर कैसे चलाएं, व्हीलचेयर को पत्थरों में कैसे चलाएं, व्हीलचेयर को सीढ़ियों पे कैसे चढ़ाएं, उतराई में कैसे जाए, चढ़ाई पे कैसे चढ़ें, ये सारे काम अगर आप नहीं सिखाएंगे तो सिर्फ व्हीलचेयर देने वाली बात बिल्कुल ऐसी है कि आपने चाबी दे के किसी को, मोटरसाइकिल की बच्चे को चाबी दी कि जाओ चलाओ, और वो वहीं पे एक्सीडेंट कर बैठे। हम इस तरह की व्हीलचेयर जो हम अपने मरीज़ों को देते हैं, हमें कहीं भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हमें इसलिए मजबूरन चार और नाचार हमें अपनी व्हीलचेयर बनाने पड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैर अब इस पैमाने पर बना रहे हैं कि हम न सिर्फ ये है कि अपने मरीज़ों की ज़रूरत को पूरा करते हैं टोटली फ्री ऑफ कास्ट, वैसे जो सर्विसेज हम पैराप्लेजिक सेंटर में दे रहे हैं, थेरेपीज से रिलेटेड मेडिकल सर्विसेज, मेडिसन, इनके जो यूरिन बैग्स और कॉन्डोम, कैथेटर्स वगैरह जो भी इनकी ज़रूरतें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इनको टोटली फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बशमूल व्हीलचेयर्स एंड अदर असिस्टिव डिवाइसेस जो भी उनको ज़रूरत होती है। ये सारा इक्विपमेंट यहाँ पे बनता है और उनको हम फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम ज़ैनब बरकत है, मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ। पैराप्लेजिक सेंटर में मैं स्पोर्ट्स कंसल्टेंट काम करती हूँ, साथ में फ़ीमेल को वोकेशनल ट्रेनिंग भी देती हूँ और रिक्रिएशन का काम भी सिखाती हूँ। मेरी अपनी पहचान ये है कि मैं टेबल टेनिस चैम्पियन हूँ केपी की, और अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है कि मैं चाइना से ट्रेनिंग लेके आई हूँ टेबल टेनिस की, और इंशाल्लाह 2020 टोक्यो के लिए मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर वहाँ पहुँचूँगी। और इसके अलावा यहाँ पे मुझे सर इलियास ने मुझसे मिले थे वो एक इवेंट पे, और वहाँ पे मेरी उन्होंने मेहनत देखी, उन्होंने मेरी मशक्क़त देखी कि मैंने इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची, तो सर ने मुझे ऑफ़र की यहाँ जॉब की, तो मैं यहाँ आई और एज अ रोल मॉडल सर ने मुझे यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए रखा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ़ीमेल्स ऐसी आती हैं जो कि बहुत डिसहार्ट होती हैं, किसी को हस्बैंड छोड़ देता है, किसी को बच्चे छोड़ देते हैं, तो उनके लिए मैं एक रोल मॉडल यहाँ पे काम करती हूँ। उनको रिक्रिएशन का काम सिखाती हूँ, उनको वोकेशनल का काम सिखाती हूँ, साथ में उनके साथ स्पोर्ट्स करती हूँ ताकि उनका माइंड चेंज रहे और वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। जो कि डिसहार्ट होता है मैं उनको अपनी वीडियोस बताती हूँ। मैं पैराप्लेजिक सेंटर में काफ़ी ऐसे रोल मॉडल हैं जो कि मैं उनको बताती हूँ कि देखो अगर ये लोग कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे हम फीमेल्स को सिलाई सिखाते हैं, कढ़ाई हाथ का हुनर सिखाते हैं, उसके अलावा डेकोरेशन का काम उनको सिखाया जाता है, उसके अलावा उनको पेपर वर्क सिखाया जाता है, ताकि काफ़ी फ़ीमेल्स यहाँ से पहाड़ियों से आती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिनको कोई काम नहीं आता है, तो उनको हम यहाँ पे हुनर सिखाते हैं। अगर वो यहाँ से सीख के जाती हैं तो वो अपने घरों में यही काम करती हैं, तो इन्हीं से उनकी आमदन का ज़रिया बन जाता है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो यहाँ पे आती हैं, काफ़ी मतलब ऐसी फीमेल्स मैंने यहाँ पे देखी हैं जो कि बिल्कुल उनके माइंड में कुछ भी नहीं होता कि हम कुछ कर सकेंगे, वो बिल्कुल ज़िंदगी हार चुकी होती हैं। और हमारे अलावा जो पेशेंट्स आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कपड़ा भी प्रोवाइड करते हैं, कागज़ हो या डेकोरेशन का कुछ सामान हो, जितनी भी चीज़ें हो हम यहाँ पे प्रोवाइड उनको करते हैं। और जिन पे वो अपना हाथ साफ़ करती हैं वो सीखती हैं और यहाँ से डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके जाती हैं पैराप्लेजिक सेंटर से। यहाँ के पेशेंट्स को और यहाँ के लोगों को ग्रेजुएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बहुत बुरी हालत में आते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख के और बहुत कुछ करके जाते हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं कि इसने बीए कर लिया है, इसने एमए कर लिया है, तो ये ग्रेजुएट हो गया है। लेकिन जो पेशेंट यहाँ आता है वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाता है, व्हील चेयर ट्रेनिंग करके जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग करके जाता है, स्पोर्ट्स करके जाता है, तो इससे बड़ा ग्रेजुएट तो कोई है ही नहीं। तो हम इसलिए उसको ग्रेजुएट कहते हैं कि हम पैराप्लेजिक ग्रेजुएट है, हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है और हमें यहाँ पर बहुत कुछ करने का मौका मिला है।
हमारे जो मरीज़ होते हैं उनको खड़ा करने के लिए, उनको वॉकिंग करवाने के लिए, इन्हें चलाने फिराने के लिए सपोर्टिव डिवाइसेस चाहिए ताकि वो खड़े हो सके उसके अंदर और उसके अंदर चल सके। उन डिवाइसेस को हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस कहते हैं या कैलिपर्स या ब्रेसेस भी कहते हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें 3 से 4 ग्रेजुएट ऑर्थोटिस्ट होते हैं और उनके पास 9 से लेकर 10 तक बेंच वर्कर्स होते हैं। जो भी हमारे ग्रेजुएट्स को ज़रूरत होती है असिस्टिव डिवाइसेस की, वो सब हम यहाँ पे बनाते हैं और 100% फ्री ऑफ कास्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। कुछ हमारे मरीज़ या कुछ हमारे ग्रेजुएट्स जो है ना वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने लिए कोई गाड़ी ख़रीद सके, मोटरसाइकिल या छोटी मोटी गाड़ी। तो जो भी गाड़ी वो ख़रीद के लाते हैं हम उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करके उसके अंदर अल्ट्रेशंस करके इस काबिल बना के कि वो सारी जो कंट्रोल्स है उनके हाथों में आ जाए, वो हम सब करके यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कास्ट वो भी उनको करके देते हैं। अगर बाहर से कोई आता है और कोई और किसी और डिसेबिलिटी का शिकार कोई शख्स होता है तो उनको भी हम सिर्फ 5,000 रुपये लेके वो सारा इक्विपमेंट भी स्क्रैच से हम यहाँ पे बनाते हैं। और हमारे 100 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनको हमने गाड़ियों के अंदर अल्ट्रेशन करके दी हुई है और वो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं। कोई उनको रिज़्क कमाने के लिए चला रहे हैं और कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने दफ्तरों को आने जाने के लिए, कॉलेजेस को आने जाने के लिए, या कुछ लोग बस फ़न के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये सारी गाड़ियाँ। और ये वो एक किस्म से आखिरी कील होती है जो कि हम टोंकते हैं उनकी डिसेबिलिटी में। एक और सर्विस जो कि हम बहुत यूनिक और अनप्रेसिडेंटेड सर्विस है वो है फॉलो अप सर्विसेज। फॉलो अप में ये हम ये करते हैं कि इन लोगों के घरों पे जाते हैं, 6 महीने तक उनको जो एक्सेसरीज़ जो चीज़ें उनको सप्लाई करनी होती है, यूरिन बैग्स वगैरह, वो भी हम 6 महीने तक उनके घरों पे सप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई मेडिकेशन वो ले रहे तो वो भी हम सप्लाई कर रहे होते हैं। साथ में सबसे जो बड़ा काम ये है कि उनके घरों में एक्सेसिबिलिटी, कभी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, कभी इवन बाहर से घर के अंदर जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि अगर वो अमीर लोग हैं, अगर उनका गुजारा होता है तो हम उनको डिज़ाइन बना के देते हैं कि वो अपने घरों को एक्सेसिबल बनाएं ताकि मरीज़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर गरीब है तो वो हम बना के दे देते हैं। लेकिन बाथरूम तो मेजॉरिटी जो हमारे घर होते हैं, इवन कभी अमीर लोगों के घर में भी इस तरह बाथरूम नहीं होते कि जिसमें आप व्हीलचेयर के साथ अंदर जाएं और व्हीलचेयर घुमा के आप आराम से सीट के ऊपर बैठ के बाथरूम को यूज़ करें। तो इसलिए हम उनके बाथरूम को या तो पुराना अगर है तो तोड़ के नया बाथरूम बना के दे देते हैं, और अगर पुराना अगर है ही नहीं तो फिर नया बाथरूम हम उनको नए सिरे से बना के दे देते हैं। इंडियन कमोड को रिमूव करके उनको एक इंग्लिश कमोड उसके ऊपर बना के और टॉयलेट सीट उसके ऊपर रख के और मरीज़ को वहाँ पे ला के दोबारा ट्रेन करके, ताकि उनको ये मसला कम से कम दरपेश ना हो। और 6 महीने तक हमारे मरीज़ की जो भी ज़रूरत होती है जो कि हमारे एम्बेट में आता है वो सब हम करते हैं, फ्री करते हैं। हमने अभी तक 10,000 के करीब हम अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों को रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। पिछले 1 साल में हमने 400 क्लब फुट के बच्चों को ट्रीट किया हुआ है। जो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है इस इदारे में और इस इदारे के जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, इनके लिए जो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है वो ये है कि यहाँ से जाने वाले लोग सब हमें ज़िंदगी भर दुआओं में याद रखते हैं। और वो हमारे साथ ये हल्फ उठा के जाते हैं कि वो न सिर्फ ये कि अपना बोझ किसी के ऊपर नहीं डालेंगे, बल्कि वो अपने मुआशरे का एक एक्टिव मेंबर बनेंगे और वो दूसरों का बोझ उठाने की कोशिश करेंगे।
नाम सबिया ज़मान है। मेरा ताल्लुक़ गांव मलाज से है जो अयूबिया नेशनल पार्क के इर्द पाया जाता है। मैं 1997 से WWF के साथ काम कर रही हूँ। शुरू से ही मेरा एनवायरनमेंट के ऊपर मेरा शौक़ था कि इस पे काम करने। उस टाइम लोग अच्छा नहीं समझते थे, ये हमारा माहौल नहीं था, किसी लड़की को बाहर जाना बुरा समझते थे। तो उस टाइम में पहली लड़की थी जो घर से निकली हूँ, और इसी इलाके में मेरा यही सेंस भी था कि ये गांव की लड़कियां बाहर आएँ, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं आएंगी उस वक्त तक ये हालात तब्दील नहीं हो सकेंगे। उस टाइम तालीम भी नहीं थी, लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे और स्कूल भी नहीं थे। एक हमारी वो अपने ही रिश्तेदारों में से हम जब गांव में जाते थे तो वो देखती थी तो कहती थी कि ठीक है भाजी पढ़ गई है, तो उसने तैयार कर लिया कि मैं, उस टाइम वो मेरे ख्याल में दूसरी के तीसरी क्लास में थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो PhD कर रही है और हमारे गांव की, इसी गांव की। और ये मेरा मकसद था कि ये तालीम हासिल करें और अच्छे रास्ते की तरफ जाएं और इस माहौल को बचा सकें और इस माहौल के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि जिसके पास तालीम नहीं है वो इस माहौल के लिए कभी नहीं अच्छा सोच सकता। क्योंकि जो आता है वो कहते हैं हाँ वो है, अल्लाह ने किया है, ठीक है अल्लाह ने दिया है, लेकिन इस्तेमाल का जो है तरीका गलत है। अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं कि लोग लकड़ियाँ कितने घर से दूर जाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, कितने कितने किलोमीटर जाते हैं और कितनी लकड़ी वो इस्तेमाल होती है। और उस लिहाज से जैसे जैसे रिसर्च का पॉइंट हमारे पास आया है तो उसमें ये लग रहा था कि 2 से 1.5 दरख्त जो है ये पर घर में कंजम होता था सर्दियों में। तो इनको बचाने के लिए क्या करें, क्योंकि ये औरतों का काम है, लकड़ियाँ घास ये घरों का काम, ये ज़मीनों का ये औरतों का काम है। हमने कोशिश की कि इनको इस तरफ से रुझान और जंगल से हटाकर इनको एनवायरनमेंट की तरफ ले आए। छोटी छोटी नर्सरियाँ बनानी शुरू की, उनको ट्रेन किया, पौधे दिए, उनको पौधे लगवाएं, फ्रूट प्लांट दिए कि वो जब पौधे तैयार होते हैं 2 साल बाद वो अपनी ज़मीनों में लगा देते हैं। वो ऐसे पौधे हैं जो 3 साल में तैयार हो जाते हैं, वो काट कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सीड देना है, ट्यूबें देनी है, ये हमारी होगी। तो फिर ये है कि आप लोगों को जब ये भर जाएंगे तो 1-1 रुपया मतलब हम देंगे, फिर उसके बाद 6 महीने उसके इतने देंगे, फिर साल के बाद वो वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह में जब हम खुद ख़रीदें, कोई ख़रीदता है उधर लगाएं दें। इस तरीके से हमने उन लोगों से कोई तकरीबन 4-6 हज़ार की नर्सरियाँ लगवाई हैं ख़वातीन के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्यों उनके पास पैसे आने लगे, जब पैसे आने लगे तो उनका रुझान नर्सरी की तरफ होने लगा कि भाई ये होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो उन्होंने लगाई हैं, फिर अपने वो पौधे निकाले हैं और अपने ज़मीनों में लगाई हैं और उनके पास पैसे आते रहे। जब हमारे घर इन्होंने हमें बताया कि नर्सरी लगाने से फ़ायदा मिलेगा, पौधे बड़े होंगे, बेच के पैसे घर आ जाएंगे। हम दिन वैसे गुजारती थी, आजकल नर्सरी में लगी रहती हैं। सब्जिया जी के आने से बाद हमें ये नर्सरी से फ़ायदा हुआ। ये सब्ज़ी के बीज हमें बोने का तरीका बताया, सब्ज़ी फलदार दरख्त ही हमें जो कुछ भी सब्जियाँ भाजने सब हमारे साथ तावन किए। पहले हम सब्ज़ी जो है दुकान से लाते थे, अब हमारी अपनी सब्ज़ी होती है। ये दरख्त जो हैं जंगल से जाके लाते थे, हमें अपने पौधों से वैसे पत्ते वगैरह होते हैं, लकड़ी हो जाती है घर में, हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, घर में सब कुछ मिल जाता है। बाकी गांव की जो ख़वातीन हैं वो भी इधर से ही नर्सरी से पौधे ले गई हैं और अपनी पे नर्सरी भी लगाई है। हमने बहुत पौधे ये बेचे हैं और पैसे कमाए। हमारा यही था मेन मकसद, तो यही था जंगलात को किस तरीके से बचाया जाए। इस दौरान काफ़ी लोगों को काफ़ी पौधे दिए गए जो फॉरेस्ट प्लांट हैं, चूल्हे दिए गए, फिल्टर प्लांट दिए गए और फिर ये वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए, क्योंकि जो खुले होते थे पहले तो उसमें मवेशी भी पानी पीते थे, कुत्ते भी पीते थे, लोग भी पीते थे, बीमारियां होती थी, इससे वो बच गए।